नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। भारतीय राज्य व्यवस्था के अगले वीडियो के अंक के साथ एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं हम। अपने वीडियो के पहले अंक में हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन को लेकर के जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, साथ ही 1773 के बाद जो भी अधिनियम यहाँ पर अंग्रेजी शासनकाल के दौरान बनाया गया 1853 तक, तो उन सारे अधिनियमों पर हमने चर्चा करी थी। और उसी क्रम पर हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे 1858 के अधिनियम से लेकर के 1935 तक के अधिनियम जो बनाए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें परीक्षा की दृष्टि से उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों तक सामान्य अध्ययन से संबंधित अनेक विषयों की जानकारी पहुंचाई जा रही है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के संबंधित वीडियो के अंकों को देख सकते हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड से संबंधित जानकारियां भी हमारे चैनल पर अपलोड की जा रही हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग साइट स्टडी सर्च पॉइंट को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल में आप सर्च करें स्टडी सर्च पॉइंट, तो प्रारंभ में जो पेज आपको मिलेगा तो वह हमारे स्टडी सर्च पॉइंट का पेज होगा। तो वहाँ पर जाकर के आप विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारियाँ भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारे द्वारा कोशिश करी गई है कि नई नई चीज़ें आप तक पहुँचाई जाए। स्टडी सर्च पॉइंट आप सर्च करें तो आप हमारे पेज तक पहुँच पाएंगे, ब्लॉग साइट तक। तो चलिए शुरू करेंगे आज का अपना ये वीडियो अगर पसंद आता तो अपने साथियों से भी साझा करें। हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में किसी भी तरह की त्रुटि नज़र आती है, वीडियो से संबंधित किसी भी तरह के सुझाव आपके पास हो तो आप कमेंट बॉक्स में उन्हें भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखेंगे आज का वीडियो, जिसमें हम बात कर रहे हैं 1858 के अधिनियम को लेकर के। सबसे पहले इसके अलावा देखिए, पिछले वीडियो के अंकों में जो चीज़ें हमने जिन जिन चीज़ों पर बात करी थी उसको थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन करते हुए चलते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले आपको बताया था कि यहाँ पर 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर जो है कि 1600 में महारानी जो है एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ एकाधिकार का यहाँ पर एक घोषणा पत्र दिया जाता है। उसके बाद अंग्रेज यहाँ भारत में आते हैं और सबसे पहले जो है कि जॉन मिल्टन हॉल नामक अंग्रेज अधिकारी आता 1599 में। उसके बाद 1608 में जो है कि विलियम हॉकिंस आता है। 1615 में टॉमस रो आता है। उसके बाद 1757 का प्लासी का युद्ध होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। 1760 में जो है कि ब्लाडीवास का युद्ध होता है। तो इन सारी चीज़ों पर हमने चर्चा करी थी। उसके बाद 1773 का रेगुलेटिव एक्ट आता है और इस रेगुलेटिव एक्ट के द्वारा यहाँ पर जो कंपनी थी, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से ये रेगुलेटिव एक्ट आया था। और साथ ही साथ जो जहाँ पर अंग्रेज़ों को यहाँ पर हमने बताया था कि इलाहाबाद की संधि से, यानी कि जो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो उसके दौरान जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की यहाँ पर दीवानी मिली हुई थी, तो उसको क्रियान्वित करने के लिए 1773 का एक्ट यहाँ पर आता है। 1773 के एक्ट में कहा गया था कि जो भी मद्रास प्रेसिडेंटी थी अंग्रेजों के अधीन, बम्बई प्रेसिडेंटी थी, उसको कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंटी के अधीन यहाँ पर कर दिया गया, ठीक है। यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को 1773 के रेगुलेटिव एक्ट से। और 1773 के रेगुलेटिव एक्ट के द्वारा ही जो है 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें जो है कि 4 न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश के साथ एलिजा इम्पे जो है कि इसके पहले न्यायाधीश रहे थे। यहाँ पर कंपनी के राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी 1773 के रेगुलेटिव एक्ट से। और कंपनी के प्रशासन के लिए 5 सदस्यीय एक प्रशासक मंडल भी बनाया गया था। और वारेन हेस्टिंग को, जिसका यहाँ पर गवर्नर जनरल बना दिया गया था, वारेन हेस्टिंग को इससे पहले बंगाल का जो गवर्नर था, गवर्नर का पद गवर्नर जनरल के रूप में बना लिया गया था। इसमें कुछ खामियां थी, तो उन खामियों को दूर करने के लिए 1781 का सेटलमेंट एक्ट आता है, जो कि 1784 में पूरी तरह से क्रियान्वित किया जाता है, लागू किया जाता है। 1784 का पिट्स एक्ट के नाम से जाना जाता है। और उससे पहले 1781 का सेटलमेंट एक्ट आता है। इस सेटलमेंट एक्ट में जो है कि जो 1773 में की जो खामियां थी उनको यहाँ पर दूर किया गया। साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार था और जो गवर्नर यहाँ पर, ठीक है, गवर्नर जनरल का जो क्षेत्राधिकार था उसको यहाँ पर स्पष्ट किया गया, ठीक है। और 1784 का जो पिट्स एक्ट था उसमें कहा गया था कि जो भी कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक कार्य हैं, ठीक है, व्यापारिक यहाँ पर, ठीक है, व्यापारिक और जो राजनीतिक कार्य थे, राजनैतिक कार्य, उनको यहाँ पर अलग किया गया 1784 के पिट्स एक्ट के द्वारा। और जो है कि
जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट के द्वारा कंपनी पर अपना प्रभुत्व और ज़्यादा स्थापित किया गया, यानी नियंत्रण यहाँ पर लगाया गया। साथ ही जो है कि जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसको उनके गवर्नर जनरल की तथा उसके अधीन यहाँ पर परिषद कर दी गई, यानी कि जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसको गवर्नर जनरल के अधीन यहाँ पर कर दिया गया। यहाँ पर एक नियंत्रण मंडल बनाया गया था, ठीक है, एक नियंत्रण मंडल यानी कि जो जिसको बोलते हैं कि कंट्रोल बोर्ड जिसको कह सकते हैं आप, ठीक है। तो उसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी, कंट्रोल बोर्ड की उसकी स्थापना की गई, और जिसमें 6 सदस्यों को यहाँ पर उसमें रखा गया था, 6 सदस्यों को। और इसके अलावा इसी 1784 के पिट्स एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य थे, उन 4 सदस्यों की संख्या यहाँ पर 3 कर दी गई थी, ठीक है, 4 में से 3 यहाँ पर कर दी गई थी। और जो भी कंपनी के क्षेत्र, भारत में जितने क्षेत्रों में कंपनी का व्यापार चल रहा था, जितने में जो है कि उसको दीवानी मिली थी, राजस्व जहाँ से इकट्ठा कर रहा था, वो सारे के सारे ब्रिटिश आधिपत्य के अंतर्गत अब शामिल कर लिए गए थे, ठीक है। ब्रिटिश आधिपत्य के अंतर्गत भारतीय क्षेत्रों को शामिल कर लिया गया था जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके बाद आता है 1786 का एक्ट आता है, 1786 का एक्ट चार्टर एक्ट आता है। और 1786 के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि जो भी गवर्नर जनरल था उसको यहाँ पर सैन्य शक्तियाँ दे दी गई, ठीक है। गवर्नर जनरल को कुछ परिस्थितियों में वीटो की शक्ति दी गई थी, पूरी तरह से नहीं, कुछ हद तक यहाँ पर वीटो की शक्ति दी गई थी। और जो है कि साथ ही उसको मुख्य जो है कि उसका सेनापति का यहाँ पर पद यहाँ पर दिया गया था, यानी कि सैन्य शक्तियाँ दी गई थी गवर्नर जनरल को। उसके बाद जो है कि 1793 का एक्ट आता है, ठीक है, 1793 का एक्ट आता था। तो 1793 की एक्ट में क्या था कि जो भी नियंत्रक मंडल था, यानी कि जिसको हमने बोला था कि अभी जो कंट्रोल बोर्ड था, डायरेक्टर ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं या कुछ भी आप कह सकते हैं इसको, नियंत्रक मंडल जो था, तो उसका जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से यहाँ पर देना हुआ, ठीक है, भारतीय राजस्व से देना यहाँ पर हुआ था। कंपनी के जो 6 सदस्य थे उनका वेतन यहाँ पर भारतीय राजस्व से देना हुआ। साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट था, यानी कि जो 1774 में जो आपका कलकत्ता में उच्च न्यायालय स्थापित था, उसको यह अधिकार दिया गया, जो भी नियम बनाए जाएंगे, जो भी उपनियम होंगे, उनकी वो व्याख्या करने का उसको अधिकार दिया गया। और इस एक्ट के द्वारा एक और महत्वपूर्ण चीज़ थी कि जो कंपनी का व्यापार में एकाधिकार था उसको यहाँ पर 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया, ठीक है। कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था पुणे से 1773 के चार्टर एक्ट के द्वारा। फिर उसके बाद जो है कि अगला एक्ट आता है माफ़ कीजिएगा 1813 का एक्ट आता है। कौन सा? 1813 का यहाँ पर एक्ट आता है। और इस 1813 के एक्ट के द्वारा जो है कि जो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। हालांकि जो चीन के साथ व्यापार था और चाय के साथ जो चाय के क्षेत्र में जो व्यापार था और चीन के साथ जो व्यापार होता था उस पर एकाधिकार कंपनी का बरकरार रहा। लेकिन जो अन्य क्षेत्र यहाँ पर कंपनी के व्यापार के थे उन व्यापार के एकाधिकार को 1813 में पूरी तरह समाप्त यहाँ पर कर दिया गया। और 1813 में ही जो है जो आपके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो मिशनरी थे, मिशनरियों को यहाँ पर भारत पर आने की अनुमति दी गई थी। भारत में ईसाई धर्म का वो प्रचार प्रसार करते थे। एक खास अच्छी बात ये थी कि इसमें अंग्रेजी सरकार ने फैसला लिया था कि प्रतिवर्ष जो है 1 लाख रुपये अब शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा, ठीक है, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा, ऐसा कहा गया था। और साथ ही जो कंपनी थी, कंपनी को कहा गया था कि वो अपने खर्चे पर जो है 20,000 सैनिक रख सकती थी। कंपनी अपने खर्च पर यहाँ पर 20,000 सैनिकों को रख सकती थी, ये कहा गया था 1813 के चार्टर एक्ट में, ठीक है। चलिए उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है। 1833 के चार्टर एक्ट में जो भी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था चीन के साथ था और चाय के साथ जो बचा हुआ था चाय में, ठीक है, चाय में और चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। और इस 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा यूरोप में बहुत बड़ी परिस्थितियां बदल रही थी, लगातार जो है कि वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हो रही थी। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो भी अन्य जो कंपनियां थी यूरोप के, ब्रिटेन की, तो उन कंपनियों को भी भारत के साथ व्यापार करने की यहाँ पर अनुमति दी गई। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति, यूरोप का कोई भी व्यक्ति, ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति भारत में आकर के रह सकता है, व्यापार कर सकता है, यहाँ पर ज़मीन खरीद सकता है, बस सकता है। तो सारी अनुमतियाँ 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति भारत में आकर के व्यापार करेगा, ठीक है, व्यापार यहाँ पर करेगा, बस सकता है और रह सकता है, ज़मीन खरीद सकता है, ये सारे अधिकार यहाँ पर दे दिए गए।
और इसी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो भी यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है विलियम बेटिक, जो है कि अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल, और पहला भारत का गवर्नर जनरल बना था विलियम बेटिक। ठीक है, तो विलियम बेटिक प्रथम गवर्नर जनरल था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अब सारे व्यापारिक कार्य यहाँ पर समाप्त कर दिए गए थे। इस 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए और केवल कंपनी को प्रशासनिक यहाँ पर कार्य दिए गए थे, यानी कि प्रशासन करना ही कंपनी का उद्देश्य था। अब राज प्रशासन चलाना प्रमुख उसका जो है कि उद्देश्य हो गया था। व्यापारिक कार्य यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त कर दिए थे। और इस अधिनियम के द्वारा 1833 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में जो यहाँ पर 3 सदस्य यहाँ पर थे उनको फिर से 4 कर दिया गया, और चौथा सदस्य यहाँ पर विधि सदस्य के रूप में विधि सदस्य कहा, मतलब विधि सदस्य होगा, यानी कि वो विधि का जानकार होगा, ऐसा कहा गया था। 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि जो भी चौथा सदस्य होगा वो विधि का जानकार होना चाहिए, विधि का ज्ञाता होना चाहिए। और इसी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो सिविल सेवक यहाँ पर थे, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता पर विचार किया जाने लगा, यानी कि जो ब्रिटेन के लोग इससे पहले जो भी सिविल सेवकों के उच्च पदों पर जो भर्ती की जाती थी, जिनकी कंपनी में जान पहचान थी, जो उच्च स्तर के लोग थे, उनको ही यहाँ पर अधिकार दिया गया था उस पद पर नियुक्त होने के लिए। लेकिन अब आम लोग, भारत के आम लोगों के लिए ये नहीं खुला था, लेकिन जो ब्रिटेन के आम लोग थे, ब्रिटेन के आम लोगों के लिए ये सिविल सेवा की परीक्षा यहाँ पर खोल दी गई थी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। हालांकि भारत के लिए ये 1853 के अधिनियम के द्वारा खुलती है। भारत में भी जो है 1853 के अधिनियम के द्वारा जो है कि सिविल सेवकों की परीक्षा के लिए प्रतियोगिताएं खुली होने लगी। भारतीयों के लिए भी खोल दी गई थी 1853 में, लेकिन 1833 में ब्रिटेन लोगों के लिए ही खोल दी गई थी परीक्षा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट होगी थी। और साथ ही यहाँ पर ऐसा भी कहा गया था 1833 के अधिनियम में कि जो भारतीय हैं उनको भी पद दिया जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर जो नियंत्रक मंडल था, जिसको कह सकते हैं कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसके द्वारा कंपनी का पूरा कार्य किया जाता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो प्रशासनिक बॉडी थी कंपनी की, तो उसने यहाँ पर विरोध किया, तो भारतीयों को पद देने से मना कर दिया कंपनी के किसी भी भाग में। हालांकि आगे जाकर के भारतीयों को भी नियुक्त किया जाना शुरू किया गया था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो गई 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, जो हमने आपको बताई थी यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट आता है, जो कि अंतिम चार्टर एक्ट था। 5 चार्टर एक्ट यहाँ पर आए थे। ठीक है, एक तो चार्टर एक्ट कौन सा आया था, चार्टर एक्ट यहाँ पर आया था 1793 का चार्टर एक्ट था, और 1833 का चार्टर एक्ट था। ठीक है, 1813 का था, उसके बाद 1833 का आता है, और फिर उसके बाद 1853 का आता है। तो टोटल कुल मिला के 4 यहाँ पर चार्टर एक्ट थे। अगर 1886 के वैसे तो उसको द एक्ट ऑफ के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसको भी अगर चार्टर एक्ट में जोड़ दिया जाता तो 1786 का, माफ कीजिएगा 1786 का, तो वह भी चार्टर एक्ट में आ जाएगा। तो 5 चार्टर एक्ट हो गए, लेकिन मुख्य रूप से चार्टर एक्टों जो है कि 4 यहाँ पर माने जाते हैं। ठीक है, 1793, 1813, 1833 और 1853 अंतिम चार्टर एक्ट था। और इस 1853 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया था, इस अधिनियम में ऐसा कहा गया था जो भी यहाँ पर गवर्नर जनरल की परिषद थी, ठीक है, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके विधायी और प्रशासनिक कार्य यहाँ पर अलग किए गए थे। ठीक है, प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्य, यानी कि नियम कानून से संबंधित कार्य और प्रशासनिक कार्यों, राज व्यवस्था से संबंधित कार्यों को अलग किया गया था 1853 के अधिनियम में। और उसके अलावा विधान सभा, जो विधान परिषदें थी, उसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिया गया। विधान परिषदों में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, कौन सा प्रतिनिधित्व दिया जाता है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिया जाना शुरू किया गया था 1853 के अधिनियम से। और संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना करने का उद्देश्य किया गया। संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना यहाँ पर की गई थी। साथ ही जो विधान परिषद के सदस्य थे, उन विधान परिषद में जो है कि सदस्यों की संख्या 12 कर दी गई। और जो निदेशक मंडल था, ठीक है, जो डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ निदेशक जो मंडल था, ठीक है, निदेशक मंडल में जो सदस्यों की संख्या 24 थी उसको यहाँ पर 18 कर दिया गया। ठीक है, निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 से 18 कर दी गई, और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कर दी गई थी 12। और यहाँ पर सिविल सेवकों के लिए खुली परीक्षा यहाँ पर आयोजित की जाने लगी थी। सिविल सेवकों के लिए खुली परीक्षा 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा
शुरू की गई थी। इसमें भारतीयों के लिए भी ये खोल दिए गए थे। और 1854 में जो है कि एक मैकाले की जो है कि समिति आई थी, मैकाले समिति, जो कि सिविल सेवक से संबंधित रही थी। सिविल सेवकों के नियुक्ति के संदर्भ में मैकाले समिति कब आई थी? 1854 में आई थी। और 1853 में सिविल सेवकों के लिए सभी के लिए द्वार खोल दिए गए। कोई भी परीक्षा में भाग ले सकने में सक्षम हो पाया था, भारतीय भी और अन्य जो नागरिक थे वो भी। ठीक है। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात और थी कि जो केंद्रीय विधान परिषद थे, केंद्रीय विधान परिषद में बता चुके हैं कि पहली बार यहाँ पर स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया था। और परिषद के 6 सदस्यों का चुनाव, यहाँ पर 6 सदस्यों का चुनाव जो होता था, उसमें से 4 सदस्यों का चुनाव जो है कि बंगाल से किया जाना था, मद्रास से किया जाना था, बम्बई या मुंबई से किया जाना था, और आगरा से किया जाना था। ठीक है। आगरा हो गया, बम्बई हो गया या मुंबई हो गया, मद्रास हो गया और बंगाल हो गया। 4 सदस्यों का चुनाव इन 4 जगहों से किया जाना था। 6 सदस्य जो आपके परिषद में थे, जो गवर्नर जनरल की परिषद में थे, उसकी बात हो रही है। ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद में की बात हो रही है कि इसमें 6 सदस्य थे, जिनमें से 4 का चुनाव होना था। जो 4 स्थान थे उनमें बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा थे। ठीक है। ये प्रांतीय सरकारें थी, यहाँ से इनका चयन किया जाता था। तो इतनी चीज़ें पिछले वीडियो में हमने देखी थी। अब बढ़ते हैं आज के सेशन को, बढ़ाते हैं आगे और बात करेंगे 1858 के अधिनियम को लेकर के। देखिए 1858 का जो अधिनियम था, 30 अप्रैल 1858 में ब्रिटिश सरकार के निम्न सदन में, यानी कि जो कॉमन सभा थी, जो ब्रिटेन का संसद था, वहाँ पर एक अधिनियम पारित किया गया। और 2 अगस्त 1858 को महारानी जो विक्टोरिया थी उस दौरान की साम्राज्ञी, तो उनके द्वारा इस अधिनियम को शाही अनुमति दे दी गई। ठीक है। अधिनियम को अनुमति कब मिली है? 2 अगस्त 1858 में मिली है। और इस अधिनियम को कहा जाता है कि यह भारत में एक अच्छा प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने वाला अधिनियम माना जा सकता है, कि भारत को एक अच्छा प्रशासन बनाना, भारत के लिए एक अच्छा प्रशासन व्यवस्था करना इस अधिनियम के द्वारा सुनिश्चित किया गया, ऐसा माना जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको समाप्त कर दिया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी गवर्नर अभी तक नियुक्त हो रहे थे, ठीक है, जो भी हमने गवर्नर जनरल देखे, गवर्नर देखे, जो भी यहाँ पर नियुक्त थे, उनके जो भी शक्तियाँ थी, जो भी राजस्व संबंधी अधिकार थे, वो सारे के सारे अब ब्रिटिश शाही को दे दिए गए। यानी ब्रिटिश जो साम्राज्य थी विक्टोरिया को चले गए थे, यानी कि ब्रिटिश सम्राट को चले गए थे सारे के सारे जो शक्तियां थी। ठीक है। इस अधिनियम की जो प्रमुख विशेषताएं रही हैं उनमें बात करें तो यहाँ पर जो भारत का प्रशासन था वो सीधे सीधे अब विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के अधीन, यानी कि राज सम्राट को चले गया था, या ब्रिटेन की साम्राज्ञी को चले गया था, या ब्रिटेन का जो राजा था, जो भी राज परिवार था, उसको यहाँ पर चले गया था। जो भी भारत का प्रशासन था वह सीधे अब ब्रिटेन के द्वारा नियंत्रित यहाँ पर किया जाने लगा था। और जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को अब भारत का वाइसराय कहा जाने लगा था। इससे पहले जो गवर्नर जनरल था वह अब वाइसराय बन गया था। और अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वाइसराय था लॉर्ड कैनिन। और लॉर्ड कैनिन ने जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था वह इलाहाबाद में पढ़ा हुआ था। ठीक है। कहाँ पर पढ़ा था? इलाहाबाद में पढ़ा हुआ था। इतिहास में उन सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे। यहाँ पर केवल इतना आप ध्यान दीजिए कि जो अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला वाइसराय था वह था आपका लॉर्ड कैनिन। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया 1858 के अधिनियम से। और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों का एक परिषद बनाएगी, 15 सदस्यों की परिषद बनाएगी भारत सचिव की सहायता के लिए। जो सचिव था वह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, और जो कि ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ब्रिटिश का जो संसद थी उसके प्रति यह उत्तरदायी था। ब्रिटिश संसद को सारी सूचनाएं यहाँ से देता था, जो भी यहाँ पर प्रशासनिक गतिविधियाँ होती थी। और जो है कि ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था भारत सचिव। भारत सचिव किसका सदस्य था? ब्रिटिश कैबिनेट का। और ये ब्रिटिश संसद के प्रति क्या रहा था? उत्तरदायी रहा था। भविष्य के जो भी कानून यहाँ पर बनाए जाने थे उनको अब भारत परिषद के नाम से जाने लगा था। और जो सचिव यहाँ पर पद नियुक्त किया गया था, ठीक है, जो सचिव पद नियुक्त किया गया था, वो जो बनाया गया था नया पद, तो उस सचिव को सामान्य और निर्णायक मत देने का अधिकार था। यानी कि जो भी अधिनियम यहाँ पर बनाए जाते थे उनका मताधिकार का प्रयोग किया करके वो अधिनियम बनाए जाते थे। तो सचिव को सामान्य और एक निर्णायक मत यहाँ पर दिया गया था कि जब अगर दोनों पक्षों में बराबर मत पड़ेंगे, कि सब समर्थन में भी और विपक्ष में भी, यानी कि पक्ष में भी विपक्ष में भी, तो निर्णायक जो मत रहेगा वो सचिव का रहेगा। ऐसा यहाँ पर बनाया गया था नियम, जो कि 1858 के अधिनियम से कहा गया था। ठीक है। इससे पहले यहाँ पर 1858 का अधिनियम इसीलिए आया था कि आता है कि यहाँ पर 1857 की क्रांति होती है, सिपाही विद्रोह मेरठ से शुरू होती है ये।
ठीक है, जिसमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तो ये बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, इतिहास में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसी क्रांति को देखते हुए यहाँ पर कंपनी के शासन को समाप्त किया गया था और 1858 का अधिनियम आया था, जिसमें भारत का जो गवर्नर जनरल था वो वाइसराय कहलाने लगा था और जो प्रशासन था अब सीधे ब्रिटेन के द्वारा नियंत्रित किए जाने लगा था। ब्रिटेन राजशाही के द्वारा, यहाँ पर राज सत्ता के द्वारा सारा काम क्रियान्वित किया जाने लगा था। तो इतनी चीज़ें इसमें स्पष्ट हो गई हैं। बढ़ेंगे अगले अधिनियम की तरफ। अगला अधिनियम है 1861 का अधिनियम। 1861 के अधिनियम में क्या चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण थी, देखिए सबसे पहले तो कानून बनाने की प्रक्रिया में जो है कि भारतीयों को यहाँ पर शामिल किया गया था। जो भी कानून बनाए जाने लगे थे अब भारतीयों की भी राय यहाँ पर ली जाने लगी थी। और जो कैनिन यहाँ पर था, ठीक है, 1861 के अधिनियम में जो कैनिन, उस दौरान जो है कि भारत का क्या था, वाइसराय था। तो वाइसराय ने जो परिषद यहाँ पर रही थी, यानी कि जो विधान परिषदें थी, उस पर यहाँ पर 3 सदस्यों को नामित किया था 1862 में। 1862 में भारत के भारत के जो सदस्यों का जो प्रतिनिधित्व यहाँ पर थे, जो कि अंग्रेजों की हाँ में हाँ मिलाते थे, केवल उन्हीं सदस्यों को यहाँ पर नामित किया हुआ था। ये बात यहाँ पर थी कि अंग्रेज अपने फायदे के लिए ही भारतीयों का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन जो सदस्य यहाँ पर चुने गए थे वो आपको ध्यान रखने हैं कि जो विधान परिषद में जो सदस्य यहाँ पर चुने गए थे, बनारस के राजा को चुना गया था और उस दौरान जो पटियाला के राजा थे उनको, और सर दिनकर राव को यहाँ पर चुना गया था। ठीक है, सर दिनकर राव हो गए और दिनकर राव पटियाला के महाराजा या राजा कह लीजिए और बनारस के राजा। तो इन 3 सदस्यों को यहाँ पर चुना था 1862 में कैनिन के द्वारा। ठीक है, और इसी 1861 के अधिनियम के द्वारा भारतीयों को यहाँ पर कानून बनाने में शामिल किया गया था कि भारतीयों की भी राय ली जाने लगी थी। हालांकि ये राय एक औपचारिक थी, ठीक है, यानी कि कोई ज़्यादा महत्व नहीं था। इससे जो है कि भारतीयों के जीवन में कोई ज़्यादा परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला। देखिए उसके बाद जो विधायी शक्तियाँ थी उनका विकेंद्रीकरण यहाँ पर किया गया था। इससे पहले 1773 का जो रेगुलेटिव एक्ट था, 1773 का जो रेगुलेटिव एक्ट था उसको यहाँ पर पलट दिया गया था। 1773 के रेगुलेटिव एक्ट में क्या था कि शक्तियाँ केंद्रीकृत करी गई थी, गवर्नर जनरल को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई थी, वीटो पावर गवर्नर जनरल को दी गई थी। तो यहाँ पर इस अधिनियम के द्वारा 1773 के एक्ट को पलट दिया गया 1861 के अधिनियम के द्वारा और शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, यानी कि शक्तियों को अलग अलग हाथों में दिया गया। और इसी के द्वारा यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी बम्बई मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उसको यहाँ पर दोबारा से क्या दिया गया, अधिकार दिया गया, शक्तियाँ यहाँ पर दिया गया। इससे पहले हमने देखा था कि 1784 का जो पिट्स एक्ट था उसमें जो है कि इनको सीधे बंगाल के अधीन कर दिया गया था, यहाँ पर किसी तरह की शक्तियाँ नहीं दी गई थी। तो अब यहाँ पर बम्बई और मद्रास को भी अपने अपने क्षेत्रों में कानून बनाने की शक्तियाँ यहाँ पर दे दी गई थी। 1937 तक का जो भी समय रहा था, यानी कि 1861 से 1937 तक के जो भी समय काल था, उस अधिनियम तक यानी कि 1835 तक का जब अधिनियम आता है तो उस दौरान तक हम देखते हैं कि जो भी प्रांत यहाँ पर थे उनको एक आंतरिक स्वायत्तता दी गई थी। प्रांतों को आंतरिक स्वायत्तता कब मिली है, तो 1861 के अधिनियम से मिली है, प्रांतों को आंतरिक स्वायत्तता मिली है। बंगाल में जो है कि 1861 में विधानमंडल या विधानसभा की स्थापना होती है। विधानमंडल नहीं कहेंगे, विधान परिषद कहेंगे या विधानसभा कहेंगे। ठीक है, विधानसभा की स्थापना होती है कब, बंगाल में 1862 में। और उत्तर पश्चिम जो सीमा का क्षेत्र था वहाँ पर 1866 में विधानसभा बनती है और पंजाब में 1897 में विधानसभा बनती है। तो 1897 में पंजाब में बनती है, 1866 में जो है कि उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत था उसमें बनती है, 1862 में जो है कि बंगाल में विधानसभाओं का स्थापना यहाँ पर की जाती है इस अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम में यह निर्णय लिया गया था कि बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा और पंजाब के लिए विधानसभाएं गठित की जाएंगी। तो 1861 में ये कहा गया था। ठीक है, और कैनिन के द्वारा जो है कि जो यहाँ पर पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की गई थी 1859 में। ठीक है, 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली यानी कि विभागीय प्रणाली, प्रत्येक शासन पद्धति को अलग अलग कैटेगराइज यहाँ पर कर दिया गया था, अलग अलग कह सकते हैं कि उनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया था। जैसे कि हमने बताया था कि जो भी परिषद के कार्य थे, विधायी और प्रशासनिक कार्यों को यहाँ पर अलग करने का जो कार्य यहाँ पर किया गया था, तो उन कार्यों को जो है कि अलग नियंत्रित करने के लिए विभागों की यहाँ पर स्थापना की जाती है। ठीक है, प्रशासनिक कार्य और जो भी कंपनी के प्रशासनिक कार्य के अलावा जो आपके कह सकते हैं कि जो आपके विधायी कार्य थे, ठीक है, प्रशासनिक और विधायी जो अधिकार थे उनको यहाँ पर अलग अलग क्रियान्वित करने के लिए विभाग की स्थापना यहाँ पर की जाती है, यानी कि प्रत्येक एक उसके लिए विभाग बनाए जाने लगा। पोर्टफोलियो
ठीक है, पोर्टफोलियो यानी कि विभागीय प्रणाली शुरू की गई थी, जो कि कैनिन के द्वारा कब इसकी शुरुआत की गई थी? 1859 में शुरुआत की गई थी, और 1861 के अधिनियम में इसको मान्यता दी गई थी कि अब जो है कि प्रत्येक जो भी क्षेत्र थे उनके लिए अलग विभाग की यहाँ पर स्थापना की गई थी। और विधायी और प्रशासनिक कार्य हमने आपको बताया था कि 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा अलग किया गया था। ठीक है, चलिए। और वायसराय को यहाँ पर अध्यादेश जारी करने की यानी कि वीटो शक्ति पूरी तरह मिल गई थी। अब यहाँ पर खुल करके वायसराय जो था वो अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता था, किसी भी चीज़ को लेकर के नियम कानून बना सकता था, जो केवल 6 माह के लिए प्रभावी होगा। जिस तरह से अभी हम देखते हैं कि अध्यादेश सरकार राष्ट्रपति के द्वारा भी हमारे यहाँ वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, अध्यादेश जारी किए जाते हैं जब यहाँ पर दोनों सदन जब अपने कह सकते हैं कि जब उनकी सब बैठकें नहीं होती हैं, जब उनका सत्र नहीं चलता है, तो उस दौरान अध्यादेश जारी किए जाते हैं। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी थी, वायसराय यहाँ पर अध्यादेश जारी कर सकता था 6 माह के लिए, जो यहाँ पर प्रभावी रहता था। इसके अलावा जो केंद्रीय विधान परिषदें थी उसका विस्तार किया गया, और जिसमें जो है कि कम से कम तो 6 सदस्य होंगे और अधिक से अधिक 12 सदस्यों का यहाँ पर प्रावधान किया गया कि जो भी केंद्रीय विधान परिषद हैं उसमें अब सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिसमें कम से कम 6 सदस्य तो होंगे ही होंगे और अधिकतम सदस्य 12 होंगे, यानी कि 6 तो रहेंगे ही रहेंगे, 6 के अलावा ऊपर 12 तक कितने भी सदस्य आप रख सकते हो, ऐसा प्रावधान किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले अधिनियम की तरफ। अगला अधिनियम है 1892 का अधिनियम है। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले तो जो केंद्रीय विधान परिषदें थी वहाँ पर जो भी गैर सरकारी थे, जो भी आंतरिक जो सदस्य थे, उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ाई जाती है। अधिकतम इनकी संख्या हो जाती है 16 और न्यूनतम हो जाती है इनकी संख्या 10। ठीक है, जो गैर सदस्य थे, जो गैर सरकारी थे विधान परिषद में, जो कि सहायक के तौर पर जो कार्य करते थे, उनकी यहाँ पर बात हो रही है, तो उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ाई जाती है 1892 के अधिनियम से। केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कब बढ़ाई जाती है? 1892 के अधिनियम से। अधिकतम इनकी संख्या कर दी जाती है 16 और न्यूनतम इनकी संख्या होती है 10। इस अधिनियम की एक सबसे खास बात जो रही थी वो बजट पर जो है कि बहस करने और सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को दिया गया था। हालांकि किसी भी विधेयक पर मत देने का अधिकार नहीं था, यानी कि संसद के सत्र में भाग लेने का अधिकार दिया गया था, और यूं कह सकते हैं कि बजट पर प्रश्न पूछने का, और साथ ही जो सामाजिक विषय के प्रश्न थे, सार्वजनिक जो विषय के प्रश्न थे, उनको पूछने का अधिकार यहाँ पर दिया गया। हालांकि मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, इसी अधिनियम से यहाँ पर संसदीय प्रणाली की नींव रखी जाती है, यानी कि और ज़्यादा बेहतर तरीके से संसदीय प्रणाली की नींव रखी जाती है। कौन से अधिनियम से? 1892 के अधिनियम से। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर। और इस अधिनियम के द्वारा हम देखते हैं कि जो भी यहाँ पर प्रांतीय परिषदें थी, यानी कि जो प्रांतीय परिषदें थी, जो गवर्नर थे, यानी कि जिसमें आगरा का देखते हैं हम। ठीक है, आगरा का जिक्र देखते हैं, बम्बई का यहाँ पर देखते हैं, बम्बई का हो गया, कलकत्ता का हो गया, मद्रास का हो गया, जो भी ये परिषद रहे थे, प्रांत जो रहे थे उनके उस दौरान अंग्रेजी शासन काल के, तो वहाँ पर जो भी गवर्नर थे उन गवर्नरों को जिला परिषद में, नगर पालिका में, विश्वविद्यालय में, व्यापार संघ में और जमींदारों में, साथ ही जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स थे उनकी सिफारिशें अगर ये सिफारिश करेंगे तो इनके लिए ये गैर सरकारी सदस्यों को यहाँ पर नियुक्त कर सकते थे। जो भी प्रांतीय विधान परिषदें थी उनके गवर्नर, जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर किसी भी गैर सरकारी सदस्य को नियुक्त करने की इन्हें शक्ति दे दी गई थी। ठीक है, गैर सदस्य को नियुक्त करने की शक्ति जो है कि प्रांतीय विधान परिषदों के गवर्नरों को किस अधिनियम से मिलती है? 1892 के अधिनियम से ये मिलती है। केंद्रीय तथा प्रांतीय जो गैर सरकारी सदस्य थे उनका यहाँ पर अब एक समिति के द्वारा या परोक्ष रूप से इनका निर्वाचन यानी कि चुनाव तय किया गया। हालांकि जो भी यहाँ पर आपके चुनाव शब्द है वो चुनाव का कहीं पर उल्लेख नहीं है, लेकिन जो ये प्रक्रिया थी उसको कहा जाता था कि एक निश्चित निकाय की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया। निश्चित निकाय की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया। अब निश्चित निकाय कौन होंगे? जैसे जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, तो इनकी सिफारिश पर यहाँ पर नियुक्त किया जाना तय किया गया था ना। तो वही बात यहाँ पर हो रही थी कि केंद्रीय और प्रांतीय में जो है कि यहाँ पर क्या किया जाने लगा, प्रांतीय गवर्नर जो थे वो यहाँ पर नियुक्त करने की शक्ति मिल गई थी, जो कि केंद्र में तो केंद्र करेगा ही करेगा। ठीक है, प्रांत में भी जो है कि अब वो प्रांत के गवर्नरों को ये अधिकार दिया गया था कि वो सिफारिश पर यहाँ पर जो है कि
किसी भी व्यक्ति को नामांकन कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ यहाँ पर स्पष्ट हो गई होगी, ये आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगले एक्ट की तरफ, अगला एक्ट आता है 1909 का अधिनियम आता है, जिसको कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। कौन सा? 1909 का जो अधिनियम था। और इस समय जो मिंटो था, ठीक है, मार्ले था भारत सचिव था, और जो मिंटो था वो था भारत का वॉइस राय। उस समय भारत का वॉइस राय कौन था? मिंटो था। लॉर्ड मिंटो इसको कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो जो है क्या था, उस दौरान भारत का वायसराय था। और भारत सचिव कौन था? तो मार्ले। ठीक है, मार्ले इस दौरान भारत सचिव था। तो मार्ले मिंटो के नाम से इस अधिनियम को जाना जाता है, 1909 के अधिनियम को। और इस अधिनियम के द्वारा जो यहाँ पर केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदें थी, उनके आकार में वृद्धि की गई। यहाँ पर उनके आकार में वृद्धि इस तरह की गई कि जो यहाँ पर संख्या थी वह यहाँ पर 16 से लेकर के जो संख्या थी उसको 60 कर दिया गया। प्रांतीय और यहाँ पर केंद्रीय विधान परिषदों की संख्या में, सदस्यों की संख्या में वृद्धि किस अधिनियम से की जाती है? तो 1909 के अधिनियम से की जाती है। यहाँ पर 16 से बढ़ा करके संख्या कर दी जाती है 60, जिसमें से हम देखते हैं कि 34 जो सदस्य थे उनका यहाँ पर निर्वाचन किया जाने लगा था, और जो 26 सदस्य थे उनको मनोनीत किया जाने लगा, यानी कि किसी की सिफारिश पर नियुक्ति यहाँ पर किया जाने लगा था। और जो प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की संख्या थी वो समान रही। प्रांतीय परिषदों की सदस्यों की संख्या तो यहाँ पर समान रही, लेकिन जो केंद्रीय परिषद में जो नियुक्ति का जो यहाँ पर तौर था उसमें 26 सदस्य यहाँ पर मनोनीत थे, और 34 सदस्यों का निर्वाचन किया जाने लगा था। ठीक है, 34 सदस्यों का निर्वाचन, 26 सदस्य मनोनीत, और टोटल संख्या कर दी गई थी 60। 1909 के अधिनियम से केंद्रीय और विधान परिषदों दोनों की संख्या कर दी गई थी। ठीक है, चलिए इसके अलावा केंद्रीय परिषद में जो सरकारी बहुमत था उसको तो जारी रखा। क्या होता था कि जो भी सरकारी सदस्य यहाँ पर थे, जो भी एक कंपनी के सदस्य थे, नियम कानून बनाने में उनका ही प्रभुत्व था, तो उनके बहुमत को जारी रखा था केंद्र में। लेकिन जो प्रांतीय परिषदें थी, प्रांतीय परिषदों में अब यहाँ पर यह अनुमति मिली कि जो गैर सदस्य हैं, जो यहाँ पर मनोनीत सदस्य हैं, यानी कि जो सरकारी सदस्य नहीं हैं, उनके बहुमत को भी अनुमति दी गई, यानी कि उनको भी मतदान का अधिकार दिया गया था। ठीक है, प्रांतीय परिषदों में यहाँ पर मतदान का अधिकार दिया गया था, लेकिन जो केंद्रीय परिषद थी वहाँ पर जो है कि सरकारी बहुमत ही जारी रहा। ठीक है, केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत जारी रहा, और जबकि प्रांतीय परिषद में जो है कि गैर सरकारी बहुमत यहाँ पर की अनुमति दी गई थी, और गैर सरकारी सदस्यों को भी मतदान का अधिकार दिया गया। अगर उनका मत ज़्यादा है तो उस अधिनियम को लागू किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। ऐसा यहाँ पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए थे। विधान परिषदों में चर्चा का दायरा बढ़ाया गया, अनुपूरक प्रश्न पूछने की, बजट पर संकल्प करने की इत्यादि अन्य यहाँ पर, जैसे कि हमने बताया था कि इससे पहले जो है कि बजट पर जो है कि जो है कि भारत को जो है कि मान सकते हैं कि जो पहली बार यहाँ पर हमने कहा था कि बजट पर बहस करने की, और साथ ही जो है कि जो आपके जो तरीका था, कह सकते हैं कि जो सामाजिक या कह सकते हैं कि सार्वजनिक हितों के जो मुद्दे थे उस पर यहाँ पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था इससे पिछले एक्ट में। ठीक है, तो अब उसी चीज़ को यहाँ पर बढ़ाते हुए जो है कि आगे कहा गया था कि जो भी यहाँ पर अब प्रश्न पूछने का दायरा होगा वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया, और अनुपूरक प्रश्न यानी कि लिखित और मौखिक प्रश्नों को भी यहाँ पर पूछा जाना तय किया गया, और बजट संकल्प यानी बजट पर बहस करने का दायरा और बढ़ा दिया गया था। ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं जो भी वाइसराय और गवर्नर जनरल की जो परिषदें थी उनका एक एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। वाइसराय और जो गवर्नर थे, यानी कि जो प्रांतों में जो गवर्नर थे, उनकी परिषदों में एक एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा जो वाइसराय की परिषद थी, कार्यपालिका परिषद थी, उसमें पहली बार यहाँ पर किसी भारतीय सदस्य को चुना गया था इस 1909 के अधिनियम से। ठीक है, 1909 के अधिनियम से जो है कि पहली बार किसी भारतीय सदस्य को यहाँ पर चुना गया था, जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय सदस्य थे जिनको वाइसराय की कार्यपालिका परिषद में चुना गया था, और जो कि विधि सदस्य रहे थे। ठीक है, कौन से सदस्य रहे थे? विधि सदस्य यहाँ पर ये रहे हुए थे, और इनको जो है कि पहली बार यहाँ पर भारतीय, यूँ कह सकते हैं कि
पहले ऐसे भारतीय थे जिनको गवर्नर जनरल की परिषद में या गवर्नर जनरल के साथ या उनकी कार्यकारी की परिषद में सदस्य के रूप में चुना गया था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा क्या रहे थे, ये विधि सदस्य रहे थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहली बार कौन से सन में जगह मिली है, तो 1909 के अधिनियम से जगह मिली है भारतीयों को भी गवर्नर जनरल की परिषद में। ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल की यहाँ पर व्यवस्था की गई। मुस्लिमों के लिए जो है कि सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचक प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिया गया कि यानी कि कोई मुस्लिम है तो उसको मुस्लिम ही व्यक्ति ही वोट देगा और मुस्लिम व्यक्ति के ही द्वारा उसकी पूरी जिम्मेदारी ली जाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया था। ठीक है, मुस्लिम व्यक्ति ही वोट देगा एक मुस्लिम को, यानी कि मुसलमान मुसलमान को वोट देगा, हिंदू हिंदू को वोट देगा। इस तरह से बांटने की यहाँ पर प्रवृत्ति अंग्रेजों ने डाली थी। और पृथक निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था की जाती है, सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कि सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड भी इसको कह सकते हैं, कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति या प्रतिनिधित्व, तो 1909 के अधिनियम से इसको यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, 1909 के अधिनियम से, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है यहाँ पर 1909 के अधिनियम से। चलिए, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो यहाँ पर प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन था, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स था, विश्वविद्यालय थे और साथ ही जो जमींदार थे उनके लिए भी अलग प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिया गया। उनके लिए भी अलग जो है कि निर्वाचन या अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। कब की जाती है, हम देखते हैं कि 1909 के अधिनियम से। देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंटी ऑफ कॉरपोरेशन, जो भी प्रेसिडेंट थे, जो भी यहाँ पर गवर्नरी क्षेत्र प्रांत क्षेत्र थे, उनके जो कॉरपोरेशन था उसके लिए, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए, जमींदारों के लिए, तो इन सभी के लिए एक अलग से प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिया गया कि उनके लिए भी एक अलग से उन्हीं का एक सदस्यों के द्वारा उनका चुनाव किया जाएगा, उनके सदस्यों के द्वारा ही उनकी यहाँ पर पूरी समस्याओं को देखा जाएगा। और इस अधिनियम के तहत ही जो मिंटो था उसको कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मिंटो को, जो कि उस दौरान वाइसराय था। मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से इस अधिनियम को जाना जाता है 1909 के अधिनियम को। तो मार्ले मिंटे को ही कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। बढ़ते हैं अगले अधिनियम की तरफ। अगला अधिनियम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1919 का अधिनियम। और इस अधिनियम को कहा जाता है माउंटेग चेम्सफोर्ड सुधार। चेम्सफोर्ड था उस दौरान का वाइसराय और माउंटेग था उस दौरान भारत सचिव। ठीक है, भारत सचिव कौन था, तो भारत सचिव था उस दौरान, भारत सचिव कौन था, तो माउंटेग था, चेम्सफोर्ड था उस दौरान का वाइसराय। ठीक है, चेम्सफोर्ड क्या था, वाइसराय था, ये आपको ध्यान देना। और माउंटेग क्या था, भारत सचिव था। तो इसीलिए इसको कहा जाता है 1919 के अधिनियम को माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, चलिए इस अधिनियम में एक खास बात यह थी कि यहाँ पर भारत में जो कि क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया था। क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम से किया जाता है, 1919 के अधिनियम से। और यह अधिनियम लागू होता है 1921 में। और इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को, यानी कि जो सूचियाँ थी उनको यहाँ पर अलग किया गया था। सूचियों की पहचान करके विषयों को अलग किया गया था। केंद्र के अलग विषय कर दिए गए, प्रांतों के अलग विषय कर दिए गए, यानी कि अब यहाँ पर जो भी नियम कानून थे वो केंद्र अपने स्तर से अपने लिए बनाएगा, प्रांत अपने स्तर से अपने लिए बनाएंगे। इस तरह से अधिनियम में व्यवस्था की गई थी कि जो भी केंद्र के विषय होंगे और राज्य के जो विषय होंगे, प्रांतों के जो विषय होंगे, उनको अलग करने का कार्य किस अधिनियम से किया गया है, 1919 के अधिनियम से। और यहाँ पर राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण कम किया गया है। राज्यों पर केंद्रों का नियंत्रण, केंद्र का नियंत्रण किस अधिनियम से कम किया गया, 1919 के अधिनियम से कम किया गया। और यहाँ पर जो प्रांतीय विषय थे उनको दो भागों में बांटा गया था, हस्तांतरित और आरक्षित विषय। प्रांतों को जो है दो विषयों में किस अधिनियम से बांटा है, प्रांतों के जो भी संबंधित जो भी कानून थे, प्रशासनिक जो क्षेत्र थे, उनको दो विषयों में कहाँ पर कब बांटा है, 1919 के अधिनियम में बांटा है, हस्तांतरित और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय की अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर आरक्षित विषय की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ पर आपको देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी। तो अब यहाँ पर आप देखिए जो आरक्षित विषय हस्तांतरित विषय थे, सबसे पहले हस्तांतरित विषयों की बात करें तो यहाँ पर गवर्नर का जो शासन था, उसके जो मंत्री थे उसकी सहायता के लिए उनके द्वारा प्रशासन किया जाता था, जो कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। जो भी हस्तांतरित विषय थे उसमें गवर्नर के मंत्रियों के द्वारा प्रशासन किया जाता था, लेकिन यह मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। लेकिन जो आरक्षित विषय थे, आरक्षित विषय में गवर्नर की कार्यपालिका के सदस्य द्वारा शासन किया जाता था। जो आरक्षित विषय थे उनका संपादन गवर्नर की कार्यपालिका के परिषद के द्वारा, कार्यपालिका परिषद के द्वारा संपादित किया जाता था। लेकिन ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे नहीं थे, माफ कीजिएगा, ऊपर वाले जो थे, जो
हस्तांतरित विषय में थे वो यहाँ पर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, लेकिन जो गवर्नर की कार्यपालिका परिषद थी वो यहाँ पर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। ठीक है, कौन सी उत्तरदायी नहीं थी विधान परिषद के प्रति? गवर्नर की कार्यपालिका परिषद। ठीक है, गवर्नर की कार्यपालिका परिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, लेकिन जो हस्तांतरित जो विषय थे उसके अंतर्गत जो गवर्नर के मंत्री जो कार्य करते थे वह यहाँ पर विधान परिषद के प्रति क्या थे? उत्तरदायी थे। गवर्नर के मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी, लेकिन गवर्नर के जो कार्यपालिका परिषद थी वह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, जो कि आरक्षित विषयों का यहाँ पर मामला देखती थी। 9 प्रांतों में यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली आंशिक रूप से लागू की गई। ठीक है, 9 प्रांत यहाँ पर थे उस दौरान, और इन 9 प्रांतों में आंशिक रूप से यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी कम मात्रा में। ठीक है, पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था के साथ जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाई गई। द्विसदनीय व्यवस्था के साथ प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि जो है एक उच्च सदन निम्न सदन, जिस तरह से आप देखते हैं कि राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद देखते हैं, केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा देखते हैं, उस तरह से यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की गई थी और प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति यहाँ पर आरंभ की गई थी। लोकसभा और राज्यसभा का गठन भी इसी अधिनियम के द्वारा किया जाता है। कौन से अधिनियम के द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, सारी बातें 1919 के अधिनियम को लेकर के हो रही हैं। इसके अलावा वायसराय की जो 6 सदस्यीय कार्यकाली परिषद थी उसमें से 3 सदस्यों का भारतीय होना यहाँ पर सुनिश्चित किया गया। ठीक है, अब वायसराय की परिषद में कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। इन 6 में से अब 3 सदस्यों के लिए यह प्रावधान किया गया कि ये भारतीय होंगे। ठीक है, कौन से अधिनियम के द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम के द्वारा ऐसा कहा गया था कि जो भी वायसराय की परिषद में 6 सदस्य हैं उनमें से 3 सदस्यों का होना अब भारतीय होना आवश्यक होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र था, यानी कि जो प्रतिनिधित्व था संप्रदाय यानी कि धर्म जाति के आधार पर, तो उसका विस्तार किया जाता है। सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति अपनाई गई, यानी कि सिख की जिम्मेदारी सिख ही लेगा, भारतीय ईसाई की जिम्मेदारी ईसाई लेगा। तो इस तरह से जिस तरह से मुसलमान की जिम्मेदारी, मुस्लिम लोगों की जिम्मेदारी एक मुसलमान जो प्रतिनिधि था वो लेता था, तो इसी तरह से यहाँ भी अब लागू किया गया, इसका दायरा बढ़ा दिया गया। और पहली बार यहाँ पर महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। हालांकि यहाँ पर मत देने का जो अधिकार था वो संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार में वृद्धि देखने को हमें मिलती है। ठीक है, शिक्षा, संपत्ति और कर के आधार पर मताधिकार में वृद्धि देखने को मिलती है। और पहली बार जो है कि महिलाओं को मताधिकार का यहाँ पर अधिकार हमें देखने को मिलता है 1919 के अधिनियम से। ठीक है, 1919 के अधिनियम से पहली बार महिलाओं को मताधिकार देखने को मिलता है। सभी लोगों के लिए नहीं है, लेकिन केवल ये जिन महिलाओं के पास संपत्ति, शिक्षा और कर से संबंधित जो जुड़े हुए थे उन्हीं को यहाँ पर दिया गया था। हालांकि पहली बार यहाँ पर महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यकाल का एक कार्यालय यानी कि या पद का सृजन किया गया। पूछा जाएगा लंदन में भारत के उच्चायुक्त का पद कौन से अधिनियम से सृजित किया गया? तो 1919 के अधिनियम से सृजित किया गया है लंदन में भारत के उच्चायुक्त का पद। और इस जो भी ये पद था, जो भी ये उच्चायुक्त था, वह जो है कि भारतीय जो भारत सचिव था उसके कार्यों को सारी तरह से ये क्रियान्वित करता था। भारत सचिव के जो भी कार्य होते थे वह सारे के सारे कार्य अब उच्चायुक्त को दिए गए। जो लंदन में यहाँ पर जो उच्चायुक्त का पद था उसको दे दिए गए भारत सचिव के कार्य। ठीक है, पहली बार यहाँ पर लोक सेवा आयोग का गठन होता है। ठीक है, पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन यहाँ पर होता है। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 1919 के अधिनियम के द्वारा। और इसी 1919 के अधिनियम के द्वारा हम देखते हैं कि 1926 में जो है सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा का गठन होता है। ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा का गठन होता है, यानी कि जिसको अभी हम PCS बोलते हैं। ठीक है, UPSC जिसको बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको हम बोलते हैं, तो उसका गठन यहाँ पर देखने को मिलता है 1926 में। ठीक है, जो कि लोक सेवा आयोग का गठन के नाम से जाना जाता है। पहली बार केंद्रीय और राज्यों के बजट को यहाँ पर अलग किया गया। 1919 के अधिनियम से ही पहली बार जो केंद्रीय बजट था और जो प्रांतों का बजट था, जो राज्यों का बजट था, उसको यहाँ पर अलग किया गया। और राज्यों को ऐसी अनुमति दी गई थी कि वह अपना बजट स्वयं बनाएंगे। राज्यों को अनुमति दी गई थी कि वह अपना बजट स्वयं बनाएंगे, और केंद्रीय तथा राज्यों के बजट यानी कि प्रांतों के बजट को अलग करने का कार्य किया गया था 1919 के एक्ट के द्वारा, अधिनियम के द्वारा। एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, और इस वैधानिक आयोग को कहा गया था कि वो 10 वर्ष में जो है कि जो भी भारत के लिए
कानून बनाया गया है 1919 का अधिनियम, उसके जो है कि क्रियान्वयन को लेकर के अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ठीक है, 10 वर्ष के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। वैधानिक आयोग का गठन कौन से अधिनियम में किया गया है? 1919 के अधिनियम में किया गया है। और इसको अपनी रिपोर्ट कब सौंपनी थी? तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। जो भी यहाँ पर सुधार को लेकर के थे, जो भी प्रशासनिक कार्यों को लेकर के थे, वो रिपोर्ट अपनी सौंपनी थी। और पहली बार राज्य और केंद्रों के बजट को अलग किया गया 1919 के अधिनियम से। राज्यों को जो है कि अपना बजट बनाने की अनुमति दी गई थी स्वयं 1919 के अधिनियम से। भारत के जो है कि उच्चायुक्त का पद गठित किया गया था लंदन में 1919 के अधिनियम से। और भारत सचिव के सारे कार्यों को स्थानांतरित कर दिया गया था 1919 के अधिनियम से। और 1926 में ही जो है कि यहाँ पर पहली बार हम देखते हैं कि सिविल सेवकों की भर्ती परीक्षा के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी कि लोक सेवा आयोग का गठन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 1926 के में। ठीक है, जो कि अधिनियम के तहत था 1919 के अधिनियम में। चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। इतनी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो गई होंगी। अब देखिए अगला जो यहाँ पर आपके सामने साइमन कमीशन आ रहा है। साइमन कमीशन, देखिए हमने कहा था कि अभी 1919 में जो है कि एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। और इस वैधानिक आयोग का जो गठन था उसने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर सौंपनी थी 1930 में। लेकिन ये अपने कार्यकाल से 2 वर्ष पूर्व आ गया 1929 में अपनी रिपोर्ट इसको सौंपनी थी। वैसे 10 वर्ष के बाद इसको अपनी रिपोर्ट देनी थी, तो 1929 में अपनी रिपोर्ट देनी थी। लेकिन ये अपने कार्यकाल से 2 वर्ष पूर्व आ गया, यानी कि 1927 में ही ये आयोग आ गया। और जो आयोग कहलाया साइमन कमीशन आयोग। ठीक है, 1919 में जो अधिनियम बनाया गया था उसके क्रियान्वयन को लेकर के अपनी रिपोर्ट को देने के लिए आया था साइमन कमीशन आयोग, जो कि 1927 में आया था। अपने कार्यकाल से 2 वर्ष पूर्व ही ये पहले आ गया था। और साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था और इसमें 7 सदस्य थे। और जो कोई भी भारतीय नहीं था तो इसके चलते इसका यहाँ पर भारत में पूरा विरोध हुआ। और जो है कि साइमन कमीशन गो बैक के नारे यहाँ पर लगे, पूरा बहिष्कार यहाँ किया, पूरा भारत बंद का आह्वान किया गया था। तो यहाँ पर देखते हैं कि बड़ी मात्रा में एक संघर्ष छिड़ गया था इस आयोग के आने से भारत में। और भारत की आज़ादी को लेकर के और ज़्यादा सशक्त और प्रबल यहाँ पर ज्वाला यहाँ पर जलती है। तो देखते हैं कि इसमें 7 सदस्य यहाँ पर थे इस आयोग में और कोई भी भारतीय नहीं था। इसका विरोध यहाँ पर हुआ और 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, साइमन कमीशन 1927 में भारत आया और इसने 1930 में अपनी रिपोर्ट दी। और इसी साइमन कमीशन के आयोग के आधार पर जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसको बनाए रखने के लिए राज्यों और राज्य सरकारों के विस्तार को लेकर के, साथ ही जो है कि भारत संघ की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की बात कही थी। साइमन कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी 1930 में, उसमें जो मुख्य बातें थी, द्वैध शासन प्रणाली की चर्चा इसने करी थी, जारी रखी जाए, राज्यों में जो सरकारें हैं उनका विस्तार किया जाए, भारत संघ की स्थापना की जाए यानी कि पूरे भारत को मिलाया जाए, एक भारत बनाया जाए और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा जाए, ऐसा कहा था अपनी रिपोर्ट में साइमन कमीशन ने। और साइमन कमीशन की इसी रिपोर्ट के आधार पर लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं 1930 में, 1931 में और 1932 में। ठीक है, तो 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं 1931, 32, 33 में होते हैं। ठीक है, 1931, 32 और 33 में होते हैं। 1930 में नहीं होता है, 1931, 1932 और 1933 में 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। और 3 के 3 गोलमेज सम्मेलन में से दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी ने। और इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि जो गोलमेज सम्मेलन पर यहाँ पर एक संवैधानिक सुधारों को लेकर के यहाँ पर पृथक श्वेत पत्र भी जारी किया गया था। ठीक है, इन्हीं गोलमेज सम्मेलनों के आधार पर भारत में संवैधानिक सुधारों को लेकर के एक पृथक से श्वेत पत्र यहाँ पर जारी किया गया था। ठीक है, पूछा जाएगा कि श्वेत पत्र किसके आधार पर तैयार किया गया है, तो गोलमेज सम्मेलनों के आधार पर संवैधानिक सुधारों को लेकर के ये श्वेत पत्र जारी किया गया है। और गोलमेज सम्मेलन किसकी रिपोर्ट के आधार पर लंदन में आयोजित किए गए, तो साइमन कमीशन जो 1927 में भारत आया था, 1930 में जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, तो उसके कहने पर ही यहाँ पर 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर जी ने 3 के 3 गोलमेज सम्मेलनों में यहाँ पर क्या करा था, भाग लिया था। और इसी गोलमेज सम्मेलन के दौरान 1932 में एक घटना घटती है। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस दौरान रैमजे मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने अगस्त में एक कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक अवार्ड और दलितों के नाम पर भी एक पृथक से निर्वाचन मंडल की घोषणा कर दी, एक पृथक निर्वाचक क्षेत्र की यहाँ पर घोषणा कर देते हैं 1932 में, जो कि अगस्त का समय था। और ये किसने करी है, रैमजे मैकडोनाल्ड जो उस दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उन्होंने करा है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि कौन से गोलमेज सम्मेलन के दौरान
ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन, दलितों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की घोषणा की थी। तो 1932 के जो गोलमेज सम्मेलन था उसके बाद अगस्त में ये घोषणा करी थी। ठीक है, बाद में हालांकि जो ये दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा थी उसको गांधी जी के विरोध के बाद पुनः समझौते के द्वारा सुलझा लिया गया और भीमराव अम्बेडकर जी के साथ और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, तो जिसको लेकर के ये सारी इस जो कम्युनल अवार्ड था, सांप्रदायिक जो अवार्ड था, उसको यहाँ पर खारिज कर दिया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले कमीशन की तरफ। अगला जो यहाँ पर अधिनियम है, अगला अधिनियम हम देखेंगे 1935 का अधिनियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिनियम है। तो इस अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो अब तक का जितने भी अधिनियम आए हैं 1773 से लेकर के 1935 तक के जो भी अधिनियम आए हैं उनमें सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत अधिनियम था 1935 का भारत शासन अधिनियम। और इस अधिनियम में यहाँ पर 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, कितनी अनुसूचियाँ हैं? 321 अनुसूचियाँ हैं और 10 यहाँ पर क्या हैं? 321 धाराएं हैं, माफ़ कीजिएगा, 321 धाराएं हैं और 10 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो अब इस अधिनियम की विशेषता रही थी, इस अधिनियम की विशेषता की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पर भारतीय संघ था, भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई और जो राज्य थे, जो प्रांत थे ब्रिटिश और जो देसी रियासतें थी उनको इकाई के तौर पर माना जाएगा। ऐसा कहा गया था कि पूरा का पूरा भारत एक संघ बनेगा, एक देश बनेगा, जिसमें जो भी राज्य हैं, जो भी प्रांत हैं, जो भी देसी रियासतें हैं उनको एक इकाई माना जाएगा। और अब तक का सबसे विस्तृत यह अधिनियम रहा है। 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ इस अधिनियम में रही हैं 1935 के अधिनियम में। और इस 1935 के अधिनियम के द्वारा ही यहाँ पर संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया और अवशिष्ट शक्तियाँ यहाँ पर वायसराय को दी गई। पूछा जाएगा कौन से अधिनियम के द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दी गई, जबकि संवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। तो 1935 के अधिनियम का एक बहुत बड़ा कदम रहा था। उस दौरान संघ सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और संवर्ती सूची में 36 विषय यहाँ पर थे। ठीक है, 36 विषय थे आपकी संवर्ती सूची में, राज्य सूची में 54 और 59 विषय यहाँ पर थे आपके संघ सूची में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। और अवशिष्ट शक्तियाँ यहाँ पर वायसराय को दी गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया, जो भी आंशिक रूप से अभी द्वैध शासन यहाँ पर लगाया हुआ था उसको यहाँ पर समापन कर दिया गया। और इसके अलावा जो प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ यहाँ पर होता है, प्रांतों को पूरी तरह से स्वायत्तता दी गई थी। और 3 पृथक क्षेत्रों में प्रांतों को कहा गया था कि 3 पृथक क्षेत्रों में वो प्रशासन करे, भले ही वो ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर, किसी तरह से भी उनको बांट सकती थी। हालांकि जो बांटा उसने ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर बांटा, यानी कि खंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर और जिला स्तर पर बांटने का कार्य किया था प्रांतों को। ठीक है, प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता की शुभारंभ की शुरुआत कब होती थी, या प्रांतों को जो स्वायत्तता पूरी तरह से स्वायत्तता कब मिली? 1935 के अधिनियम से यहाँ पर मिलती है। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ होती है। पूछा जाएगा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कब आरंभ होती है? तो 1935 के अधिनियम से होती है। यहाँ पर जो है कि इन केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ होती है और केंद्र की जो भी प्रशासन पद्धति थी उसको 2 विषयों में यहाँ पर बांटा गया। जो भी संघीय विषय था उसको 2 विषयों में बांटा गया। हस्तांतरित यहाँ पर होना चाहिए था, ये हस्तांतरित विषय होगा और आरक्षित विषय होगा। ठीक है, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय 2 भागों में यहाँ पर बांटने का कार्य किया था। ठीक है, कौन कौन से विषयों में? आरक्षित और हस्तांतरित विषय में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो भी चीज़ें रही थी, स्थानांतरित कह लें, हस्तांतरित कह लें। ठीक है, यानी कि एक से दूसरे, यानी कि जो गवर्नर जनरल के मंत्रियों के पास और एक जो है गवर्नर के पास जो विशेष शक्तियाँ रहेंगी। ठीक है, इस तरह से इसको बांटा यहाँ पर गया था। और इसमें ऐसा लागू किया गया था कि जो ये प्रावधान था, हालांकि ये कभी लागू नहीं हो पाया, ये अधिनियम यहाँ पर लागू नहीं हो पाया था। पूछा जाएगा कि केंद्र में जो है द्वैध शासन प्रणाली आरंभ हुई और उसके साथ ही यहाँ पर स्थानांतरित या हस्तांतरित विषयों के साथ आरक्षित विषयों में संघीय विषय को विभाजित किया गया। कौन से अधिनियम से विभाजित किया गया था? तो 1935 के अधिनियम से विभाजित किया गया था। हालांकि ये वाला प्रावधान जो था आरक्षित, हस्तांतरित या आरक्षित विषयों का जो विषय था वो यहाँ पर प्रावधान लागू नहीं हो सका। इसके अलावा 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था यहाँ पर आरंभ की गई।
11 प्रांत उस दौरान थे, और 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था आरंभ की गई। कौन से अधिनियम से? 1935 के अधिनियम से। और ये 11 में से 6 जो प्रांत थे वो कौन से थे जहाँ पर द्विसदनी व्यवस्था थी? तो देखिए, एक तो बंगाल था, दूसरा मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम था। ठीक है, तो ये 6 प्रांत आपको याद रखना है। बिहार और असम का क्षेत्र हो गया, उत्तर प्रदेश, बम्बई, मद्रास और बंगाल। ये 4 नाम तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, रटते आ रहे हैं। जो बंगाल, बिहार, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, ये तो आपको याद ही है। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत आपको पता ही है। तो ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर होगी नहीं इन 6 प्रांतों को याद करने में आपको। ठीक है, इसके अलावा दलितों के लिए, महिलाओं और मजदूरों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था यहाँ पर की गई। ठीक है, दलितों के लिए, और मान सकते हैं कि दलितों के लिए यहाँ पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो महिला मजदूरों के लिए भी अब यहाँ पर निर्वाचन की पद्धति की गई थी, यानी कि मत देने का अधिकार यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको स्पष्ट अब हो जानी चाहिए कि मत देने का अधिकार पूरी तरह से महिलाओं को 1935 के अधिनियम से मिलता है। और यहाँ पर मताधिकार का विस्तार यहाँ पर देखने को मिलता है। 10% जनसंख्या लगभग अब मत देने के लिए अधिकृत हो गई थी, यानी कि मत देने का अधिकार 10% जनसंख्या को, भारत की जनसंख्या को मिल गया था। ठीक है, तो दलित और महिलाओं और मजदूरों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कौन से अधिनियम से की जाती है? 1935 के अधिनियम से। हालांकि हमने बताया था कि जो महिलाओं को मत देने का जो अधिकार रहा था वह 1919 के अधिनियम में जो है, हमने आपको बताया था कि पहली बार उनको दिया गया था। यानी कि मान सकते हैं कि पहली बार उनको मत देने का अधिकार था। हालांकि वो शिक्षा और अन्य कार्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, अन्य चीज़ों को लेकर के यहाँ पर उसका एक क्राइटेरिया रखा हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि सन जो 1858 में भारत शासन अधिनियम आया था, उसके अंतर्गत जो भारत परिषद गठित की गई थी उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया, और भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। साथ ही जो है कि नियंत्रण महालेखा परिषद की नियुक्ति यहाँ पर की गई। नियंत्रक महालेखा परिषद का पद कौन से उसमें नियुक्त किया, कौन से पद में, कौन से अधिनियम में बनाया गया है? तो 1935 के अधिनियम में बनाया गया, और 1935 के अधिनियम में ही भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, जो कि 1958 के अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी। और इसी 1935 के अधिनियम से जो है कि CA, जिसको बोलते हैं कि AG, अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं महान्यायवादी। ठीक है, AG अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी का भी यहाँ पर पद सृजित किया गया था। भारत का महान्यायवादी का पद किस अधिनियम से शुरू होता है? 1935 के अधिनियम से शुरू होता है, जिसको AG संक्षेप में अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी एक और अधिनियम की खास बात जो रही थी उसमें देखते हैं कि मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए RBI की स्थापना की जाती है। ठीक है, RBI की स्थापना कौन से अधिनियम से की जाती है? 1935 के अधिनियम से। 1935 में ही आपको पता है ना RBI की स्थापना होती है। 1934 का एक्ट था और 1935 में RBI की स्थापना होती है। तो 1935 में ही जो है RBI की स्थापना होती है मुद्रा और साख नियंत्रण के तौर पर। जो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ साथ यहाँ पर प्रांतीय लोक सेवा और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, संयुक्त लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना यहाँ पर की जाती है 1935 के अधिनियम के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 1935 का अधिनियम था उसके तहत जो है कि 1937 में, ठीक है, 1937 में जो है कि संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। कहाँ पर? दिल्ली में। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, संघीय न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? दिल्ली में की गई है। और कब की गई है? तो 1937 में की गई है, 1935 के अधिनियम से। ठीक है, 1937 में की गई है, 1935 के अधिनियम के तहत दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना। और 1936 में 1935 के अधिनियम के द्वारा ही जो बर्मा म्यांमार है उसको भारत से अलग किया गया। ठीक है, बर्मा और म्यांमार को भारत से अलग कब किया गया है? तो 1936 में यहाँ पर अलग किया गया है। और इतनी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा म्यांमार को भारत से 1936 में अलग किया गया। 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ साथ यहाँ पर स्थापना जो है कि 1919 के अधिनियम में हो जाती है। और 1919 के अधिनियम में होने के बाद हमने आपको बताया था कि 1926 में, ठीक है, कब कह रहे थे कि 1926 में जो है कि
केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है 1926 में। तो उसी 1926 के आधार पर यहाँ पर प्रांतों में भी लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना यहाँ पर की जाती है। ठीक है। मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना होती है। भारत का महान्यायवादी एजी का पद की शुरुआत होती है। भारत सचिव का पद समाप्त होता है। नियंत्रण महालेखा परिषद की नियुक्ति यहाँ पर की जाती है। ठीक है। इसके अलावा दलित, महिलाओं, मजदूरों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति शुरू होती है। लगभग 10% जनसंख्या को मतदान का अधिकार मिलता है 1935 के अधिनियम से। 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था यहाँ पर आरंभ होती है, जिसमें बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम थे। ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली यहाँ पर आरंभ होती है केंद्र में। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता मिल जाती है। 3 पृथक क्षेत्रों में प्रशासन का अधिकार उन्हें दिया जाता है। संघ, राज्य और संवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा होता है। वायसराय को अवशिष्ट शक्तियाँ दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। और भारत एक संघ की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा किया जाना यहाँ पर आरंभ किया गया था। तो इतनी चीज़ें, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी। जितनी भी चीज़ें हमने थी आपके सामने रखने की कोशिश करी। तो उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने साथियों से साझा करें। साथ ही वीडियो से संबंधित किसी भी तरह के सुझाव आपके पास हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी हमारी ब्लॉग साइट स्टडी सर्च पॉइंट को सर्च करके गूगल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर स्टडी सर्च पॉइंट जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे तो टॉप पर जो होम पेज आएगा वह हमारे स्टडी सर्च पॉइंट का ब्लॉग साइट है। तो वहाँ पर जाकर के विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी आप पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी अपडेट करना हमने शुरू किया है। और यहाँ पर लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा हमारे पाठक रहे हैं। लगभग जो है कि तकरीबन हर दिन यहाँ पर हजारों, यहाँ पर हमारे 10,000 से भी ज़्यादा विजिटर आते हैं और पाठक आते हैं, जो कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी यहाँ पर दी जाती हैं उनको सराहते हैं। तो आप भी यहाँ पर जा कर के देख सकते हैं, आपके काम की चीज़ कुछ यहाँ पर हो सकती तो आप सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। चले मिलेंगे वीडियो के अगले अंक में। और उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखें। जो भी यहाँ पर नोवल कोरोना वायरस को लेकर के सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उनका आप पालन करें। अपने आसपास के ज़रूरतमंदों की सहायता करें। जितने भी आपके पास सामर्थ्य, जितनी भी क्षमता आपके पास है उसके आधार पर जो भी आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी चीज़ की आवश्यक वस्तु की ज़रूरत है तो आप उसको सक्षम है तो अवश्य दें। अन्यथा जो है कि आप सरकार के द्वारा जो भी यहाँ पर सहायता केंद्र बनाए गए हैं उन पर संपर्क करके भी सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। ठीक है। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने अपनों का ध्यान रखें। मिलेंगे अगले वीडियो के अंक में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर जो भी अपलोड किए जाने वाली वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही अपने साथियों से साझा करना न भूलें ताकि हमारा यूट्यूब परिवार बढ़ सके। और हमने 200 सब्सक्राइब यानी कि 200 लोगों का परिवार हमारा हो चुका है। और 1 से हमने जर्नी शुरू करी थी, आज 200 हैं। और जल्दी ही हम 2 से 2000 बनेंगे, 2000 से 2 लाख बनेंगे, तो 2 लाख से 2 करोड़ बनेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिलता रहे। इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अपने अगले वीडियो के अंक में। जय हिंद, जय भारत।